पुरानी स्कूटी पर आर्मी कैप्टन राधिका सिंह अपनी मां शांति देवी को लेकर घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रही थी और उसकी बड़ी बहन अंजलि सिंह इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। उसकी मां के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों साफ दिख रहे थे, क्योंकि उसकी मां शांति देवी ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर इस लायक बनाया था और उसकी बड़ी बेटी अंजलि को काम की वजह से घर आने का वक्त कम ही मिलता था। जैसे ही उनकी स्कूटी शहर के बाहरी इलाके की तरफ मुड़ी, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए, मूंछों पर ताव देता इंस्पेक्टर विक्रम राठौर बैठा था और रोड पर दो हवलदार सुरेश और रमेश लाठियां पटकते हुए आने जाने वालों का चालान काट रहे थे और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। उसी वक्त दूर से राधिका सिंह अपनी पुरानी स्कूटी पर अपनी मां शांति देवी को लेकर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से उतरा और कहा, ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा, कहां भाग रही है, बहुत जल्दी है क्या? राधिका ने शांति से स्कूटी रोकी और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। बोली, जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं। विक्रम राठौर ने उसकी ओर देखकर ठाका लगाया। ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है, कहां से आ रही है? एक हवलदार सुरेश हंसते हुए बोला, सर जरूर कोई नाटक कर रही है, चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का ड्रामा कर रही है। दूसरे हवलदार रमेश ने और भी भद्दे अंदाज में कहा, सर इस बुढ़िया और लड़की का तो शक्ल ही देख लो, चोरी चकारी की मास्टर लग रही है। बुढ़िया ये शब्द राधिका के दिल में चुभ गए। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी मां है, हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं, आप सिर्फ अपना काम करिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना ये पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर विक्रम राठौर गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी तू? हमें कानून मत सिखा, हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। राधिका ने स्कूटी की डिग्गी से लाइसेंस और कागज निकालकर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को दिए। विक्रम राठौर ने कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गुर्राया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है नकली कागज दिखाकर, सोच रही है कि ऐसे ही निकल जाएगी, हमसे चालाकी कर रही है। राधिका को गुस्सा आ गया और बोली, सर हमारे चालान ही काट लीजिए, इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी मत करिए। उसी वक्त से हमारा समय और दिमाग दोनों खराब किए हुए हैं। इससे अच्छा तो हमारा चालान ही काट लीजिए, हम चालान ही भर देंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम राठौर आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ राधिका के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। राधिका का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर गए। एक आर्मी ऑफिसर जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही शहर में वर्दी पहने गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। उसकी मां शांति देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? अरे भगवान से तो डरो। विक्रम राठौर ने उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया, चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ मिल जाएगा। हवलदार सुरेश और रमेश दोनों शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ, बड़ी तेज बन रही थी, देखो सारी तेजी निकल गई। अब राधिका का खून खौल उठा। उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, पर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने इन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, पर होंठ बंद थे। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर ठूंसो और ले चलो थाने, वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडों की तरह तीनों पुलिसकर्मी उन्हें धक्के देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर बोल सके। इसी भीड़ में एक नौजवान लड़का चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह वीडियो आने वाले वक्त में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा करने वाला है। जीप में राधिका अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। शांति देवी रो रही थी और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थी। राधिका की आंखें आसमान की तरफ टिक गईं। चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन दिल में एक आग जल चुकी थी।
वह जानती थी यह अपमान वह चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही विक्रम राठौर मूंछों पर ताव देता हुआ गरजा, अबे हवालत में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे। फिर देखेंगे इनकी औकात। हवलदार सुरेश और रमेश ने धक्के मारकर मां बेटी को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। लेकिन इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान था जिसकी कान में थोड़ी सी भी भनक लग गई तो उसके चपेट में थाने समेत इनकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देने वाली थी। उसकी मां शांति देवी ने रोते हुए कहा, बिटिया ये लोग हमें कहां बंद कर दिए, अब क्या होगा? राधिका ने अपनी मां को गले से लगा लिया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद जैसी मजबूती थी। मां तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थाने में एक चाय वाला लड़का जो अक्सर डीएम ऑफिस भी चाय देने जाता था, उसने राधिका को पहचान लिया। वह कांप गया, अरे ये तो आर्मी वाली मैडम है, डीएम साहिबा की छोटी बहन। लेकिन इंस्पेक्टर के खौफ से वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत होकर हवालत के पास आया। हाथ में बोतल लहराते हुए बोला, अबे कौन हो तुम दोनों? बड़ी वीआईपी बनी फिरती हो, बताती क्यों नहीं अपना असली नाम? राधिका ने उसकी तरफ नफरत से देखा पर कुछ बोली नहीं। वह शराबी दरोगा भी कुछ और उल्टा सीधा बकता हुआ चला गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवालत के अंदर मच्छरों की भिनभिनाहट, सीलन की बदबू और घुटन बढ़ती जा रही थी। शांति देवी को अस्थमा की शिकायत थी। उस घुटन भरे माहौल में उनका दम घुटने लगा। वह जोर जोर से खांसने लगी। राधिका घबरा गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाए। उसने बार बार आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज थाने के शोर में दबकर रह गई। बाहर से एक सिपाही की आवाज आई, अबे चुपचाप पड़ी रह, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात राधिका अपनी मां का सिर गोद में रखे बैठी रही। वह अपनी मां की पीठ सहलाती रही, उन्हें हिम्मत देती रही। सुबह होते होते उसकी आंखें रोष और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। अभी तक जिले के किसी भी बड़े अधिकारी को खबर नहीं थी कि एक आर्मी ऑफिसर और जिले की डीएम की मां एक अंधेरी कोठरी में कैद हैं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन में हड़कंप मचना शुरू हो गया था। डीएम अंजलि सिंह सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों का फोन बंद आ रहा था। उन्होंने अपने ड्राइवर को घर भेजा तो पता चला कि वे सुबह से ही बाहर निकली हैं और लौटी नहीं। अंजलि का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। तभी सोशल मीडिया पर वह वीडियो किसी ने पोस्ट कर दिया। पुलिस की गुंडागर्दी मां बेटी को सरेआम बीच रास्ते पर बदसलूकी की और जीप में डाला। वीडियो आग की तरह फैलने लगा। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्से भरे कमेंट्स कर रहे थे। यही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए घूमता हुआ डीएम अंजलि सिंह के पीए के पास पहुंचा। उसने वीडियो देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से डीएम मैडम के केबिन का दरवाजा खटखटाया। अंजलि उस वक्त एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने इशारे से पीए को रुकने को कहा, लेकिन पीए की आंखों में जो घबराहट थी उसे देखकर अंजलि ने मीटिंग रोक दी और उसके पास वाले कमरे में गई और बोली, क्या बात है विकास, सब ठीक तो है? विकास ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैडम एक वीडियो है। अंजलि ने फोन हाथ में लिया और वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, अंजलि के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी शांत आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक भयानक तूफान उभर आया। जब उसने इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को अपनी फौजी बहन राधिका के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसकी मां, उसकी प्यारी मां, जिसे उसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, सड़क पर गिड़गिड़ा रही थी। और उसकी छोटी बहन, उसकी लाडली राधिका, जो देश की शान थी, आज सड़क पर बेबस खड़ी थी। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। वह एक डीएम थी। उसे इस वक्त भावनाओं में बहने का कोई हक नहीं था। उसके अंदर की बेटी और बहन तड़प रही थी, लेकिन उसके अंदर का अफसर जाग चुका था। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने मीटिंग में मौजूद अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। सबके जाने के बाद उसने अपने पीए से कहा, विकास पता लगाओ ये किस थाने का मामला है और मेरी मां और बहन इस वक्त कहां हैं। मुझे हर एक मिनट की रिपोर्ट चाहिए। उसकी आवाज में जो ठंडक और गुस्सा था, उसे सुनकर पीए की रूह कांप गई।
वह समझ गया था कि आज शहर में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कई लोगों की वर्दियां और कुर्सियां उड़ा कर ले जाएगा। अंजलि अपनी कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, मेरी माँ जिसने हमें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और मेरी बहन जो देश के लिए जान हथेली पर लेकर घूमती है, उनके साथ यह सलूक। आज इस शहर की डीएम होने का असली मतलब मैं इन वर्दी वाले गुंडों को बताऊंगी। आज इंसाफ होगा, और ऐसा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। थाने के भीतर रात किसी भयानक सपने की तरह गुजरी थी। सुबह की पहली किरण जब हवालात की छोटी सी जाली से छनकर अंदर आई, तो वह अपने साथ कोई उम्मीद नहीं, बल्कि और ज्यादा बेबसी लेकर आई थी। शांति देवी की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था और वह लगभग बेहोश थी। राधिका ने उनका सिर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। रात भर की मिन्नतों के बाद भी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। एक सिपाही पास से गुजरा। राधिका ने फिर से हिम्मत जुटाई। भाई साहब, प्लीज एक बार डॉक्टर को बुला दीजिए, मेरी मां की जान खतरे में है। सिपाही ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और बोला, हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते, मर जाए तो एक गिनती कम होगी। ये शब्द राधिका के दिल में किसी जहरीले खंजर की तरह उतर गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर चोट की हो। फिर भी वह चुप रही। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक फौजी का ठंडा गुस्सा था जो ज्वालामुखी की तरफ फटने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच थाने के बाहर का माहौल बदलने लगा था। वह वायरल वीडियो अब सिर्फ शहर में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में फैल चुका था। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग लिख रहे थे, क्या यही है सिस्टम का असली चेहरा? अगर ये डीएम की फैमिली है तो आम आदमी का क्या होता होगा? मीडिया चैनलों को भी खबर लग चुकी थी। रिपोर्टर्स की गाड़ियां थाने के बाहर जमा होने लगी थीं। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कैमरे लगातार बाहर से हर हरकत को कैद कर रहे थे। थाने का इंस्पेक्टर विक्रम राठौर इस सब से बेखबर अपने ऑफिस में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे लग रहा था कि उसने 2 आवारा औरतों को सबक सिखाकर बड़ा तीर मारा है। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, एएसपी साहब। उसने अकड़कर फोन उठाया। जय हिंद सर। दूसरी तरफ से एएसपी साहब की घबराई हुई और गुस्से से भरी आवाज आई, विक्रम, तुम्हारे थाने में बीती रात कोई खास गिरफ्तारी हुई है क्या? इंस्पेक्टर ने सीना चौड़ा करके कहा। हाँ सर, 2 औरतें पकड़ी थीं, स्कूटी पर थीं, अकड़ दिखा रही थीं। शक हुआ तो हवालात में डाल दिया। सुबह तक सारी गर्मी निकल जाएगी। एसपी की आवाज अब दहाड़ में बदल गई। बर्बाद कर दिया तुमने। वह 2 औरतें कोई और नहीं, इस जिले की डीएम अंजलि सिंह की मां और उनकी आर्मी ऑफिसर बहन हैं। और वह वीडियो पूरे देश में घूम रहा है। मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है। तुमने डीएम की फैमिली को हवालात में डाला और उनके साथ बदतमीजी की थप्पड़ मारा। किस अधिकार से बेवकूफ? इंस्पेक्टर विक्रम राठौर के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सर, हमको नहीं पता था। उन्होंने बताया नहीं सर, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। एएसपी ने चीखते हुए कहा, तुम्हें अब जवाब मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को देना पड़ेगा। अभी इसी वक्त उन्हें बाहर निकालो, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फोन कट चुका था। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर की दुनिया घूम गई थी। वह पागलों की तरह अपनी कुर्सी से उठा और हवालात की तरफ भागा। चाबी लाओ, जल्दी खोलो दरवाजा। सिपाही दौड़ा दौड़ा चाबी लेकर आया। दरवाजा खोला गया। अंदर का मंजर देखकर इंस्पेक्टर की आत्मा कांप गई। राधिका नीचे जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में उसकी मां बेहोश पड़ी थी। इंस्पेक्टर दौड़ते हुए अंदर गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, हमको माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि आप कौन हैं। आपने बताया क्यों नहीं? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मां की नब्ज टटोली। वह बहुत धीमी चल रही थी। उसने इंस्पेक्टर की तरफ ऐसी नजरों से देखा कि वह कांप गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उसकी आवाज में एक फौजी का हुक्म था। इंस्पेक्टर ने कांपते हाथों से मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को फोन किया। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस थाने पहुंच गई। शांति देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। राधिका भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। जैसे ही वह लोग थाने से बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। कैमरों की फ्लैशर लाइट और सवालों की बौछार शुरू हो गई। मैडम, क्या यह सच है कि आपको पुलिस ने मारा और रात भर हवालात में रखा? क्या आप जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रही थी? क्या आप दोषियों के खिलाफ एक्शन लेंगी? राधिका ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।
उसकी नजरें सिर्फ अपनी मां पर थीं। उसने बस इतना कहा, पहले इन्हें अस्पताल ले चलिए, बाकी बातें बाद में। अस्पताल पहुंचते पहुंचते शांति देवी की हालत और नाजुक हो गई। उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें घुटन और मानसिक आघात की वजह से सीवियर अस्थमा अटैक आया है। उनकी उम्र को देखते हुए स्थिति चिंताजनक है। ये सुनकर अब तक पत्थर बनी हुई राधिका टूट गई। वह अस्पताल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठकर अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी वहां डीएम अंजलि सिंह पहुंची। उसने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो दौड़कर उसे गले से लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। दी राधिका, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अंजलि ने सिसकते हुए पूछा। राधिका ने रोते हुए कहा, दीदी उन्होंने हमारा फोन छीन लिया था। और मां दीदी, मां को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अंजलि ने अपनी बहन के आंसू पोंछे। कुछ नहीं होगा मां को, और जिन्होंने ये किया है उन्हें भी अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा अब शुरू होने वाली है। कुछ देर बाद एसपी, डीआईजी और जिले के तमाम बड़े अफसर अस्पताल पहुंचे। एसपी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी पहचान ना जान पाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमने इंस्पेक्टर दरोगा और दोनों हवलदारों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अंजलि ने उनकी तरफ घूमकर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि लावा दहक रहा था। एसएसपी साहब, ये भूल नहीं, गुनाह है। और पहचान जानकर इज्जत देना अगर आपके सिस्टम की आदत है तो ये सिस्टम नहीं, गुलामी है। मेरी बहन ने अपनी पहचान इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो देख सके कि आप लोग एक आम इंसान के साथ क्या करते हैं, और आज वो देख लिया। मार पीट, गलत व्यवहार, अपमान और मौत के मुंह में धकेलना। एएसपी ने सिर झुका लिया। हमसे गलती हुई मैडम, हमें माफ कर दीजिए। अंजलि की आवाज और सख्त हो गई। माफी से मेरी मां ठीक नहीं हो जाएंगी। सुधार की बात करते हैं। अब सुधार तब होगा जब आप समझेंगे कि पुलिस की ताकत वर्दी से नहीं, इंसानियत से होती है। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि शांति देवी की हालत अब स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ दिन आईसीयू में ही रखना होगा। यह सुनकर दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। उस शाम डीएम ऑफिस में एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अंजलि खुद मीडिया के सामने आई और बोली, हाँ, यह सच है कि कल रात मेरी मां और मेरी बहन के साथ पुलिस ने बदसलूकी की, लेकिन यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये इस जिले के हर उस आम नागरिक की कहानी है जो रोज थानों में जिल्लत झेलता है। इसलिए आज मैं सिर्फ उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बल्कि इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूं। पूरे जिले की पुलिस को अब इंसानियत और संवेदना की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर थाने का औचक निरीक्षण होगा और जहां भी ऐसी शिकायत मिलेगी सिर्फ सस्पेंशन नहीं, सीधी बर्खास्तगी होगी। पूरा प्रदेश सन्न था। एक डीएम जिसने अपने परिवार के अपमान को पूरे सिस्टम को सुधारने का हथियार बना लिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोग इस घटना से तिलमिलाए हुए थे। पुलिस महकमे में कुछ ऐसे अफसर थे जिन्हें यह सब एक नाटक लग रहा था। कुछ नेता भी परेशान थे, क्योंकि अगर सिस्टम की पोल खुली तो उनकी पकड़ डीडीएच कमजोर हो सकती थी। अगले कुछ दिनों में अंजलि के खिलाफ झूठी शिकायतें, दबाव और ट्रांसफर की अफवाहें फैलने लगीं। क्या अंजलि इन साजिशों के जाल से निकल पाएगी? क्या वो वाकई इस जंग को जीत पाएगी? ये लड़ाई अब सिर्फ एक डीएम की नहीं बल्कि दो बहनों की थी। एक जो कानून से लड़ रही थी और दूसरी जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी थी। अस्पताल के आईसीयू में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। मशीनों की धीमी बीप बीप की आवाज के बीच शांति देवी लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था, लेकिन अब उनकी सांसें पहले से स्थिर थीं। उनके पास बैठी अंजलि और राधिका अपनी मां को खामोशी से देख रही थीं। बीते 24 घंटों ने उनकी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक बेटी जो पूरे जिले की मालिक थी, आज खुद को बेबस महसूस कर रही थी, और दूसरी बेटी जो देश के दुश्मनों से नहीं डरती थी, वो अपनी मां की हालत देखकर अंदर से कांप रही थी। अंजलि का फोन लगातार बज रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, मानवाधिकार आयोग, हर बड़ी जगह से कॉल्स आ रहे थे, लेकिन अंजलि ने किसी का फोन नहीं उठाया। उसने अपने पीए को सख्त हिदायत दी थी कि जब तक वो न कहे कोई भी ऑफिस का काम उस तक न लाया जाए। उधर शहर में एक भूचाल आया हुआ था। वायरल वीडियो और डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें आग की तरह फैल चुकी थीं। लोग सड़कों पर उतर आए थे, हम सब डीएम के साथ हैं, पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, जैसे नारे गूंज रहे थे। मीडिया चैनलों पर गर्मागर्म बहस चल रही थी।
कुछ पत्रकार इसे अंजलि का एक साहसी कदम बता रहे थे, तो कुछ आलोचक इसे सहानुभूति बटोरने का ड्रामा कह रहे थे। अंजलि के विरोधी भी सक्रिय हो गए थे। शहर के एक दबंग विधायक बलवंत राय, जिसकी कई गैर कानूनी गतिविधियों पर इंस्पेक्टर विक्रम राठौर जैसे पुलिस वाले पर्दा डालते थे, ने प्रेस में बयान दिया, यह सब एक सोची समझी नौटंकी है। अफसरशाही अब नाटक करके जनता को बेवकूफ बना रही है। हम गृह मंत्रालय से इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। राजनीतिक गलियारों में यह मामला अब प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक बनता जा रहा था। राजधानी में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अंजलि के इस कदम पर चर्चा हुई। कुछ बड़े अफसरों ने कहा, अगर हर अफसर ऐसे ही आम जनता बनकर सिस्टम की पोल खोलने लगेगा तो फिर सिस्टम चलाएगा कौन? लेकिन वहीं कुछ ईमानदार अफसरों ने अंजलि का समर्थन भी किया। अगर डीएम मैडम ने यह कदम ना उठाया होता तो थानों में चल रही यह अंधेरगर्दी कभी सामने ना आती। इन सब के बीच इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, शराबी दरोगा और दोनों हवलदारों को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब साजिशें पर्दे के पीछे से रची जा रही थीं। रात को जब अंजलि अस्पताल से बाहर निकली तो मीडिया ने उसे घेर लिया। मैडम, क्या आपका ट्रांसफर किया जा रहा है? क्या आपको किसी से धमकी मिल रही है? अंजलि ने रुककर सिर्फ इतना कहा, मुझे न पद की चिंता है न ट्रांसफर की। अगर मेरे ट्रांसफर से सिस्टम में सुधार होता है तो मैं 10 बार ट्रांसफर झेलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी मां जैसी हर मां को इंसाफ मिलना चाहिए। उस रात अंजलि अपने सरकारी बंगले पर नहीं गई, वह सीधे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पहुंची। वहां उसने अपनी आईटी टीम को बुलाया और कहा, मुझे जिले के हर थाने की पिछले 6 महीने की शिकायतों की पूरी रिपोर्ट चाहिए। कितनी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कितने मामलों में शिकायत करने वाले को ही डराया धमकाया गया, किस थाने से सबसे ज्यादा मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें आई हैं। मुझे हर एक डिटेल चाहिए अभी। पूरी टीम काम पर लग गई। सैकड़ों फाइलें और कंप्यूटर डेटा खंगाला जाने लगा। अंजलि ने रात भर खुद बैठकर एक एक रिपोर्ट को पढ़ा। सुबह तक उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक तस्वीर थी। उसने 12 ऐसे थाने छांटे जहां पुलिस उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के मामले सबसे ज्यादा थे। अगली सुबह 9 बजे जिले के सभी थाना इंचार्जों की एक इमरजेंसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग बुलाई गई। जब अंजलि स्क्रीन पर आई तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा तेज था। मैं जानती हूं आप सब मेरी घटना से हैरान हैं, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं था। यह उस सिस्टम का असली चेहरा था जिसे आप सब चलाते हैं। आज से हर थाने को अपनी शिकायतों का रिकॉर्ड पब्लिक करना होगा और हर 15 दिन में हर थाने में जनसुनवाई होगी, जिसमें मैं खुद मौजूद रहूंगी। कुछ थाना इंचार्ज असहज हो गए। एक ने हिम्मत करके कहा, मैडम, इससे तो हमारे कर्मचारियों का मनोबल टूटेगा। अंजलि ने तीखी नजरों से उसे देखा। अगर अन्याय करने से मनोबल बनता है तो ऐसे मनोबल को तोड़ना ही बेहतर है। उसने एक और निर्देश जारी किया, हर थाने के सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड अब से सीधे डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस से जोड़ी जाएगी। कोई भी शिकायतकर्ता थाने में कब आया और कब गया, इसका टाइम रिकॉर्ड होगा। अगर किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस कारण के 1 घंटे से ज्यादा थाने में बिठाया गया तो संबंधित अफसर पर सीधी कार्रवाई होगी। यह एक प्रशासनिक क्रांति की शुरुआत थी। पूरे राज्य में इसकी गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन जैसा होता है सुधार के रास्ते कभी आसान नहीं होते। राजधानी से एक आदेश आया, डीएम अंजलि सिंह का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर किया जाता है। कारण बताया गया, डीएम की व्यक्तिगत गतिविधियों ने प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाया है। यह खबर जैसे ही बाहर आई, जिले में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। व्यापारी, शिक्षक, छात्र, किसान, हर कोई अंजलि के समर्थन में खड़ा हो गया। ट्रांसफर नहीं, सम्मान दो के नारे गूंजने लगे। सोशल मीडिया पर #BRM का दम ट्रेंड करने लगा। इसी बीच अस्पताल से खबर आई कि शांति देवी की तबीयत में सुधार है और उन्हें होश आ गया है। अंजलि और राधिका तुरंत मां के पास पहुंची। शांति देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बिटिया, मुझे तो लगा था तुम लोग डर जाओगे, लेकिन तुम तो इन सब से लड़ गई। अंजलि ने मां का हाथ थाम लिया। मां, यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, यह देश की हर मां और बेटी की है। अब सवाल यह था कि क्या जनता का यह समर्थन सरकार के फैसले को बदल पाएगा, या अंजलि को इस जंग की कीमत अपना पद खोकर चुकानी पड़ेगी। सुबह के 8 बज चुके थे। अस्पताल के कमरे में शांति देवी अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थीं। उनके सामने टेबल पर यहां वाक्यों को ठीक किया गया है, पर रखे अखबारों की सुर्खियों में उनकी बेटियों की ही कहानी थी।
लेकिन अंजलि के हाथ में जो कागज था वो किसी अखबार की कटिंग नहीं, बल्कि उसके ट्रांसफर ऑर्डर की कॉपी थी। श्रीमान जिला अधिकारी को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है। नीचे मुख्यमंत्री कार्यालय की मोहर थी। अंजलि ने उस कागज को देखा। उसके चेहरे पर ना उदासी थी ना गुस्सा। वो जानती थी कि सत्ता को आईना दिखाने की एक कीमत होती है, लेकिन जो कीमत उसकी मां और बहन ने चुकाई थी, उसके आगे ये ट्रांसफर ऑर्डर कुछ भी नहीं था। तभी उसका फोन बजा। कॉल मुख्यमंत्री के सचिवालय से था। मैडम, आपको राजधानी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री जी आपसे खुद बात करना चाहते हैं। अंजलि ने सहजता से जवाब दिया। मैं अस्पताल से सीधा निकल रही हूं, दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। शांति देवी ने सब सुन लिया था। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने जो किया है उस पर मुझे गर्व है। तेरी चुप्पी ने इन बाहरों को आवाज सुनाई है। चाहे तू कहीं भी रहे, बस न्याय के लिए ऐसे ही खड़ी रहना। अंजलि ने मां के पैर छुए और राजधानी के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूम रहा था। हवलदार का उठता हुआ हाथ, मां की चीख और हवालात का वह अंधेरा। राजधानी पहुंचते ही उसे मुख्यमंत्री सचिवालय ले जाया गया। मुख्यमंत्री एक अनुभवी नेता थे। उन्होंने अंजलि को देखते ही कहा, आपने जो किया वह असाधारण है, लेकिन आपके कदम ने दो चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक तरफ जनता का विश्वास आप पर बढ़ा है, तो दूसरी तरफ पूरी पुलिस फोर्स में खलबली मची हुई है। मैं बस चाहता हूं कि आप एक बार पब्लिक में यह कहें कि आपका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार लाना था। अंजलि ने शांत स्वर में कहा, सर, मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूं। मेरा कदम किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने के लिए था। अगर आप चाहें तो मैं फिर से जनता को संबोधित करने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री बोले, बहुत अच्छा, आज शाम को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, और हां, आपके ट्रांसफर पर भी हम दोबारा विचार कर रहे हैं। शाम को शहर के सबसे बड़े सभागार में हजारों की भीड़ थी। मीडिया मंत्री, अफसर और आम जनता, हर कोई वहां मौजूद था। मंच पर अंजलि अकेली खड़ी थी। उसने माइक उठाया और बोलना शुरू किया। मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस एक अफसर हूं जो खुद से एक सवाल करती है, क्या मैं वही कर रही हूं जिसकी उम्मीद संविधान ने मुझसे की है? उस एक घटना ने मेरी आंखें खोल दी। मैं मानती हूं कि पुलिस हमारे समाज की रीढ़ है, लेकिन जब रीढ़ में ही भ्रष्टाचार, अहंकार और हिंसा का कीड़ा लग जाए तो पूरा समाज अपाहिज हो जाता है। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं, बल्कि सुधार लाना था। आज मैं आप सबसे वादा करती हूं, चाहे मुझे देश के किसी भी कोने में भेज दिया जाए, मेरी लड़ाई हमेशा न्याय के लिए होगी। मैं पद के लिए नहीं, अपने उसूलों के लिए खड़ी हूं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। मंच से उतरने के बाद मुख्यमंत्री खुद मंच पर आए और घोषणा की, हम डीएम साहिबा का ट्रांसफर रद्द करते हैं और साथ ही पूरे राज्य में मानव सम्मान प्राणी अभियान की शुरुआत करते हैं, जिसके तहत हर थाने में मानवीय व्यवहार को अनिवार्य किया जाएगा। और इस अभियान की प्रमुख होंगी खुद डीएम अंजलि सिंह। भीड़ में से एक नौजवान चिल्लाया, अब सिस्टम बदलेगा। उस रात जब अंजलि और राधिका अपनी मां के पास अस्पताल लौटी, तो शांति देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का हाथ थामा और कहा, एक देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले को संभालती है, और जब दोनों साथ खड़ी हो जाती हैं तो अन्याय की कोई औकात नहीं रहती। अगले दिन से अंजलि ने अपने मिशन की शुरुआत कर दी। वह बिना किसी तामझाम के थानों का दौरा करने लगी। 1 महीने के भीतर जिले की तस्वीर बदलने लगी थी। थानों में अब डर नहीं, बल्कि सम्मान का माहौल था। सिपाही लोगों से मुस्कुराकर बात करने लगे थे, और शांति देवी, जो कभी एक हवालात में बेहोश पड़ी थीं, आज गर्व से सबको बताती थीं कि उनकी बेटियां सिर्फ अफसर नहीं, बल्कि इंसाफ की वह मशाल हैं जो अंधेरे को चीरना जानती हैं। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन एक मजबूत सीख के साथ। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले भी खड़े हैं, तो याद रखिए, आपकी एक चिंगारी पूरी व्यवस्था में लगी आग को बुझाने की ताकत रखती है। जीत हमेशा सच की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको अंजलि और राधिका का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते।